हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मैं इस चैनल पर ट्रैवल सेंट्रिक वीडियोस बनाता हूं। तो मैंने अपने बाकी सारे वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी चैप्टर में ब्रेक करके रखा है आपके कन्वीनियंस के लिए। आप चाहें तो उन चैप्टर्स को यूज़ करके अपने स्पेसिफिक टॉपिक पर जंप कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थाईलैंड की एंट्री से रिलेटेड एक नई अपडेट आई है। उससे रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं जो मैं आपसे अभी शेयर करूँगा वन बाय वन, एंड और भी बहुत कुछ। मेरा नाम है शीश। मैं इस चैनल पर रेगुलरली ट्रैवल सेंट्रिक वीडियोस और व्लॉग शेयर करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कंसिडर गिविंग इट अ लाइक एंड इन्हें उन लोगों के साथ शेयर करें जो थाईलैंड ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं। विदाउट अ डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपडेट जो आया है वो काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल एजेंसीज़ में के थ्रू जो अपडेट्स आई हैं उसमें आपको देखने को मिला होगा कि थाईलैंड जो है वो अपनी एंट्री रेगुलेशन में माइनर चेंजेस कर रहा है। 60 डेज़ जो पहले फ्री वीज़ा फ्री एंट्री हुआ करती थी उसको रिड्यूस करके 30 डेज़ किया जा रहा है। क्या ये न्यूज़ जेन्युइन है? क्या ये न्यूज़ अपडेटेड है? मैं कहूँगा पार्शली करेक्ट भी है एंड पार्शली इनकरेक्ट भी है। करेक्ट कैसे है? ये सारे न्यूज़ चैनल के जो मेजर आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको साइड बाय साइड स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। तो न्यूज़ क्या है? क्या 30 डेज़ करने के बारे में सोचा जा रहा है? बिल्कुल सोचा जा रहा है। मैं अभी आपको एक आगे चलकर एक कॉन्क्रीट न्यूज़ एजेंसी है जो थाईलैंड बेस्ड है एंड काफ़ी रेनाउंड और रेप्यूटेड न्यूज़ पोर्टल माना जाता है उसको। मैं उसकी आर्टिकल भी अभी शेयर करूँगा। न्यूज़ फ़िलहाल ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है थाईलैंड की वो सोच रही है इस चीज़ के बारे में। पॉइंट इसको ध्यान में रखिएगा कि वो सोच रही है इस चीज़ को कंसिडर करने के लिए कि वो अपने वीज़ा फ्री एक्सेस को थाईलैंड के अंदर विच वॉज फॉर 93 कंट्रीज़ डिफरेंट कंट्रीज़, तो उनके लिए रिड्यूस करके 30 डेज़ करने का। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि थाईलैंड 2-4 चीज़ों से काफ़ी जूझ रहा है हाल फिलहाल के टाइम में। क्या हैं वो चीज़ें? पहला है ओवर टूरिज़्म। थाईलैंड ने काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सारे कंट्रीज़ को वीज़ा फ्री एक्सेस दे के रखा है। उन्होंने ये स्टेप इसलिए लिया था बिकॉज़ पोस्ट कोविड जो टूरिज़्म है वो उस लेवल पे नहीं जा पाई थी जिस लेवल पे प्री कोविड टाइम्स में थी। तो उन्होंने उस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए नंबर ऑफ़ डेज़ फ्रॉम 30 टू इंक्रीज़ किया टू 60। इसके वजह से क्या हुआ है, थाईलैंड में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट्स आ गए हैं। टूरिस्ट इन्फ्लक्स जो है वो थाईलैंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। एक दूसरा प्रॉब्लम यह है कि थाईलैंड के रास्ते काफ़ी सारे इलीगल बिजनेसेस हैं जो ऑपरेट करती हैं स्पेसिफ़िकली टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इसके अंदर इलीगल ट्रेड आता है, बिजनेसेस हैं काफ़ी सारी जो ऑपरेट करती हैं। काफ़ी सारे इंडिया से भी लोगों को और भी दूसरे जगह से लोगों को आउटसोर्स किया जाता है टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ये डिसीजन लेने के बारे में सोच रही है कि क्या हम नंबर ऑफ़ डेज़ को रिड्यूस कर सकते हैं टू 30। अभी फ़िलहाल इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लिया गया है। ये मैं आपको क्लियरली अभी बता देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अभी बस इवैल्यूएट कर रही है कि क्या इसके प्रोज हो सकते हैं, क्या इसके कॉन्स हो सकते हैं। अभी साइड में मैं आपको बैंकॉक पोस्ट, जो कि एक काफ़ी रिप्यूटेड न्यूज़ एजेंसी है, न्यूज़ पोर्टल है बैंकॉक में बेस्ड, उन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया है, उसको मैं शेयर करूंगा। ये सारे आर्टिकल्स का लिंक मैं अपने सारे वीडियोस की तरह जिसमें मैं इस तरह के इन्फॉर्मेशन को शेयर करता हूं, मैंने रिसेंट टाइम में नोटिस किया है कि काफ़ी सारी जो न्यूज़ होती है, काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स होते हैं वो वीडियोस में इस तरीके से नॉर्मली शेयर करना करेक्ट नहीं होगा। उससे रिलेटेड जो भी क्रेडिबल रिसोर्सेज हैं वो भी शेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अपने बाकी सारे वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी नीचे क्रेडिट या रेफरेंसेस में इन सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ का, इन सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो अभी भी इवैल्यूएट कर रही है कि क्या इस प्रोसेस को अपना सकते हैं नंबर ऑफ़ डेज़ को रिड्यूस करके 30 डेज़। एक सेकेंड इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपसे अभी शेयर करनी थी, वो ये है कि काफ़ी सारे लोग जो थाईलैंड में भी ट्रैवल करते हैं मैक्सिमम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते स्टे करते हैं, उससे ज़्यादा स्टे नहीं करते हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक 2 से 3 हफ्ता थाईलैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा समय है। मुझे नहीं लगता कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते से ज़्यादा आपको टाइम लगेगा पूरा का पूरा थाईलैंड एक्सप्लोर करने के लिए। फ्रॉम नॉर्थ में चांग माई टू साउथ में जो भी उनके बीच वाले लोकेशंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं,
उन सारे लोकेशंस को एक्सप्लोर करने में मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको समय लगेगा। तो अगर वो ये डिसीजन लेते भी हैं नंबर ऑफ़ डेज़ को रिड्यूस करने का फ्रॉम 60 to 30, नॉर्मल टूरिस्ट्स के लिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। किन के लिए प्रॉब्लम हो सकता है? काफ़ी सारे डिजिटल नोमैड्स हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, रेगुलर बेसिस पर ऑफिस से वर्क ना करके ऐसे ही वर्केशन करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज उनका स्टे पीरियड जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। बट फिर उस केस में वो क्लब कर सकते हैं आसपास के जगहों को, क्योंकि वहाँ पे भी वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल की एक्सेस है। जैसे मलेशिया में वीज़ा फ्री एक्सेस है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप जाओगे कंबोडिया, लाओस में, तो वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल का एक्सेस है। तो ऐसे क्लब करके 2-4 जगहों पे आप स्टे करने के बारे में सोच सकते हैं। ये फ़िलहाल अभी डिटेल आई है कि क्या 60 डेज़ से 30 डेज़ किया गया है, किया नहीं गया है, इन्फॉर्मेशन है, इस पर अभी वैल्यूएशन करने की कोशिश की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू। वो ट्राई कर रहे हैं प्रोज़ एंड कॉन्स देखने का। तो अगर कुछ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आता है मेरे पास इससे रिलेटेड तो मैं फिर आपसे शेयर करूँगा। एंड तब तक के लिए फ़िलहाल अभी तो एज सच कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप अभी भी एंट्री लोगे तो आपको 60 डेज़ की वीज़ा फ्री एंट्री ही मिलेगी। कल मेरी टूरिज़म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड जो है इंडिया में, न्यू दिल्ली में, उनसे मेरी बात हो रही थी रात को। एंड मैंने उनसे ये चीज़ पूछा कि क्या अभी कुछ आया है इस तरीके का न्यूज़। उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है मुझे, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर दूँगा चैट का। उन्होंने क्लियरली ये चीज़ मेंशन किया है कि अभी फ़िलहाल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तो क्या स्टेप आपको लेनी चाहिए? मुझे लगता है कि अगर आप 30 डेज़ के अंदर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो तब तो आप कभी भी ट्रैवल करो, इट डज़न्ट मैटर। बट अगर आपकी आइटिनरी 30 डेज़ से ज़्यादा की है तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा, एंड आपके जाने का प्लान भी कंफर्म्ड है तो जाने का टिकट ऑलरेडी ले लें। एंड आने का जो टिकट है मैं ऐसा बोलूँगा कि या तो आप फुली रिफ़ंडेबल टिकट लें, एयरलाइन से कंफर्म कर लें कि क्या ये फुली रिफ़ंडेबल है, मुझे पैसा मिल जाएगा। और अगर आप फुली रिफ़ंडेबल टिकट नहीं लेना चाहते क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है नॉर्मल टिकट से, तो फिर उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा जाने से 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ते पहले तक इंतज़ार करें एंड तब टिकट लें। मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा टिकट एक्सपेंसिव हो जाएगा, बट उसका कुछ किया नहीं जा सकता है, बिकॉज़ अगर आप सस्ता टिकट लेने की कोशिश करेंगे तो वो यूजुअली रिफ़ंडेबल नहीं होता है एंड आप पूरा पैसा उसमें आपका चला जाएगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ट्रैवल करें एंड जो आने का आपका प्लान है 30 डेज़ से कम टिकट ले लें, 30 डेज़ से ज़्यादा तो या तो ट्रैवल करने से 2 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले तक इंतज़ार करें और नहीं तो फुली रिफ़ंडेबल टिकट लें। तो उसके बाद एक नया इन्फॉर्मेशन ये आता है कि फ़िलहाल एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है। फ़िलहाल एंट्री रिक्वायरमेंट वही है जो पहले हुआ करती थी, आपके पास रिटर्न या एग्ज़िट टिकट होना चाहिए, फर्स्ट 2-3 दिन का होटल एकोमोडेशन रखें, एंड अगर आप सिंगल पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं तो 10,000 थाई बात या उससे इक्विवेलेंट आपके पास करेंसी होनी चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो 20,000 थाई बात या फिर उसके इक्विवेलेंट करेंसी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप 2025 में एंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि क्या वहाँ पे किस तरीके का प्रोसेस होता है, कितना रिलैक्स्ड है, क्या क्या प्रोसेस हैं जो फॉलो की जाती हैं, तो इस पर मैंने बहुत डेडिकेटेड एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बना के रखा है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। प्लीज़ 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 उसको गो थ्रू करें। उसमें मैंने सब कुछ बताया है, इमिग्रेशन में मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, वीज़ा फ्री एक्सेस के साथ, ई वीज़ा के एक्सेस के साथ, एंड उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि सिम आप कहाँ से ले सकते हैं सस्ते में, करेंसी एक्सचेंज का क्या ऑप्शन है, ATM का क्या ऑप्शन है। उसके अलावा आप स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से या फिर डोंग मेओंग से सिटी कैसे जा सकते हैं, मेट्रो के थ्रू या बस के थ्रू। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। काफ़ी लेटेस्ट वीडियो है, 1 महीने भी नहीं हुए हैं अभी उस वीडियो को, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर इन शॉर्ट बताऊं तो मुझे थाईलैंड में आज तक एंट्री में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैंने किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं किया है कभी भी इमिग्रेशन के दौरान। स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तो लगभग 50 के आसपास काउंटर्स हैं। इतना ज़्यादा एफिशिएंटली वो काम करते हैं कि यूजुअली कभी भी मुझे 5-10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगा है। बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे, टूरिस्ट इन्फ्लक्स काफ़ी ज़्यादा है, तो कभी कभी भीड़ होने की वजह से मे भी हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगे। बट इन शॉर्ट अगर बताऊँ तो मुझे कभी भी उतना टाइम वेट नहीं करना पड़ा। अब कुछ डिटेल जो है वो भी मैं आपसे भी शेयर कर दूँ टूरिज़म से रिलेटेड, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
रिसेंटली जब मैं थाईलैंड विज़िट कर रहा था, मैंने कुछ चीज़ है जो नोटिस की थी, जो मुझे शेयर करना है इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को केवल वीज़ा सेंट्रिक इन्फॉर्मेशन के लिए देखना है तो आप इस पर्टिकुलर पार्ट को स्किप कर सकते हैं। मैंने अपने सारी डिटेल्स जो हैं वो ऑलरेडी शेयर कर दी हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ, एंड मुझे उम्मीद है कि आप इस सिचुएशन को समझेंगे एंड कोशिश करेंगे कि आपके साथ में अगर कोई फेलो ट्रैवलर है, अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो वो इस तरह की चीज़ों को फॉलो ना करे, बिकॉज़ इससे साथ वाले को या साथ वाले जो फेलो ट्रैवलर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है एंड आपके कंट्री का नाम एक्चुअली में ख़राब होता है। अभी रिसेंटली मैं जब थाईलैंड ट्रैवल कर रहा था, बैंकॉक मैं लैंड हुआ स्वर्ण भूमि में, एंड मेरे साथ और भी काफ़ी सारे इंडियन ट्रैवलर्स थे, क्योंकि मैं इंडिया से ही फ़्लाइट से बैंकॉक लैंड हुआ था। अब मैं किस जगह से फ़्लाइट मैंने ली थी वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर हो ये जाता है, मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर सिटी या स्टेट को अगर पिन पॉइंट करूँगा ना, तो फिर वो स्पेसिफ़िक टू दैट सिटी और स्टेट कंसिडर करने लगते हैं, एंड फिर वो समझते हैं कि भैया इस जगह पे अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर बाकियों को क्यों ऐसे बोल रहे हो, या फिर वहाँ के लोग तो ऐसे ही बिहेव करते हैं। तो इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो एक्सपीरियंस देखा है वो मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। न्यूज़ में आपने काफ़ी पढ़ा भी होगा कि पटाया में कुछ लोग गए और उन्होंने बीच पे यूरिनेट कर दिया, एंड कुछ लोगों के साथ मिसबिहेव भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मैं अपने फ़्लाइट से लैंड करके आया, इमिग्रेशन के लाइन में लगा हुआ था, मेरे पीछे कुछ इंडियंस भी लगे हुए थे लाइन पे। बार बार वो सेल्फ़ी ले रहे थे, एंड क्लियरली किसी भी बॉर्डर कंट्रोल पे या पासपोर्ट कंट्रोल पे मेंशन्ड होता है ये चीज़ कि आप वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह नहीं ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो थे वो फ़ोटोज़ लिए जा रहे थे इमिग्रेशन में, इंडिया से ही थे, मेरे पीछे जस्ट लगे हुए थे। तो हुआ ये कि कुछ जो पासपोर्ट कंट्रोल में जो ऑफिसर्स होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग उनके पास आए। उन्होंने बहुत स्वीटली ये चीज़ बोला, क्योंकि मैं वहीं पे था तो मैंने ये चीज़ नोटिस भी की थी। उन्होंने बहुत स्वीटली ये चीज़ बोला, कम्युनिकेट किया कि सर प्लीज़ डोंट टेक फ़ोटोज़, इट इज़ नॉट अलाउड। एंड उन्होंने पॉइंट करके ऐसे दिखाया भी कि देखिए वहाँ पे मेंशन्ड है। बट उनके जाने के बाद उन्होंने वापस से फ़ोटोज़ लेनी शुरू कर दी। अब ये केवल बैंकॉक एयरपोर्ट पे नहीं है, दुनिया के किसी भी पासपोर्ट कंट्रोल या बॉर्डर कंट्रोल पे ये अलाउड नहीं होता है। एंड उनके समझाने के बाद भी लोग फिर भी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। फिर एक बार और इमिग्रेशन ऑफिसर आए एंड उन्होंने फिर से वार्निंग दी इस बार, एंड वो वापस से चले गए। अब ये लोग क्या कर रहे थे, ये छिप के फ़ोटो ले रहे थे। अब उनको नहीं पता है कि आप सेल्फ़ी कैमरा से फ़ोटो ले रहे हो कि आप फ्रंट कैमरा से फ़ोटो ले रहे हो, आप क्या रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, नहीं रिकॉर्ड करना चाह रहे हो। मैं इतने समय से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने तो कभी आपको बॉर्डर कंट्रोल या पासपोर्ट कंट्रोल का फ़ोटो नहीं दिखाया या वीडियो नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि अगर कोई रूल है तो उसको फॉलो करनी चाहिए, हर किसी के लिए वो एप्लीकेबल है। वो आप चाहे करोड़पति हो या फिर आप 10,000 लेके जा रहे हो किसी कंट्री में, इट डज़न्ट मैटर, रूल सबके लिए बराबर होता है एंड आपको उसको डिलीजेंटली फॉलो करनी चाहिए। तो थर्ड टाइम इमिग्रेशन ऑफिसर जो मेरे काउंटर पे थी मैम, तो उन्होंने पॉइंट किया एक अपने कलीग को कि देखो वहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे हैं, उनको लाइन से बाहर निकाल के साइड में ले जाओ। ठीक है, अब वो इमिग्रेशन ऑफिसर आए एंड उन्होंने बोला सर आपको स्टेप आउट करना होगा एंड लेट्स गो टूवर्ड्स दैट रूम। अब आप खुद सोचो कि कितना शेमफुल है ये इंसिडेंट। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप थाईलैंड जैसे कंट्री में, मैं किसी कंट्री को कम या ज़्यादा नहीं आंकता, बट आप इमेजिन करो एक ऐसे कंट्री में आप जाकर इस तरीके का सीन क्रिएट कर रहे हो जो आपको वीज़ा फ्री एक्सेस देता है। इमेजिन करो कि क्या रेप्यूटेशन रह जाता है। दूसरा चीज़, जब आप इंडियन हो के इस तरीके का बिहेवियर शो करते हो ना, या फिर XYZ किसी भी कंट्री का, इनफैक्ट किसी और XYZ कंट्री से, और अगर आप वहाँ से आने के बाद भी इस तरीके का बिहेवियर शो करते हो ना, तो आस पड़ोस में जो लोग हैं ना खड़े, उन सबको यही लगता है कि इस देश के लोग ऐसे ही हैं। तो जब कभी भी आप ट्रैवल करते हो दूसरे जगह पे ना, तो आप टूरिस्ट होने के साथ साथ अपने कंट्री को लीड भी कर रहे होते हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप एक एम्बेसडर की तरह बिहेव करते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आप इमेजिन करो उनको लेकर गए अलग, उनको आधे घंटे 1 घंटे तक क्वेश्चन आंसर किया होगा। अब वो जब ले जाने का प्रोसेस चल रहा था ना, उसमें भी वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, दिस इज़ नॉट विद इन योर राइट्स, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट।
उनके पास ये राइट्स हैं। कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे थे हमारे पास बहुत पैसा है, कुछ लोग ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन वो लोग नहीं पूछेंगे। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट, वो हर चीज़ पूछ सकते हैं आपसे, ऐसा नहीं है कि उनके पास राइट्स नहीं है, ठीक है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप कितना पैसा कैरी कर रहे हो, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं आप कितने दिन रुकोगे, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं आप कहाँ ठहरोगे, ठीक है। तो किसी चीज़ को इतना ना बिगाड़ दें आर्ग्यूमेंट करके कि आपको वो या तो डिटेन करे काफ़ी लंबे समय तक, या फिर वो आपको डिपोर्ट कर दें बैक टू योर कंट्री। अब उसमें कुछ लोग ये भी बोलेंगे हाँ डिपोर्ट कर दिया तो क्या हुआ, डिपोर्ट कर देंगे हम अपने देश वापस आ जाएंगे। तो जब इसीलिए ट्रैवल करना है आपको तो प्लीज़ ना करें। अब मैं आपको इसलिए पॉइंट कर रहा हूँ ना क्योंकि जस्ट मेरे पीछे के लोग थे वो, आप इमेजिन करो कि मेरे से वो आगे अगर लाइन में खड़े होते, ठीक है, तो होता ऐसा कि इन 2 4 5 लोगों के वजह से इम्प्रेशन ख़राब हो जाती। मैं जाता इमिग्रेशन के लिए, मैंने काफ़ी बार ट्रैवल ऑलरेडी करके रखा है थाईलैंड, बट फिर भी जो इमिग्रेशन ऑफिसर मेरे सामने बैठी है और वो पूरा का पूरा इंसिडेंट देख रही है, उसको मेरे बारे में भी यही सेम ख्याल आता, फिर वो ज़बरदस्ती मुझे भी ग्रिल करती। काफ़ी हद तक चांसेस हैं इस चीज़ का। तो प्लीज़ 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 ध्यान रखें कि इस तरह के इंसिडेंट्स ना करें। एक अच्छा रेप्यूटेशन नहीं बनता है, आपका तो नहीं बन रहा है, बट उसके साथ साथ जो जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं उनका भी नहीं बनता है। एंड खुद के लिए नहीं तो कम से कम दूसरों के लिए सोचकर उनको तकलीफ़ में ना डालें ताकि वो आराम से ट्रैवल कर सकें। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन था, यही कुछ डिटेल था जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कंसिडर गिविंग इट अ लाइक। शेयर करें उन लोगों के साथ जो थाईलैंड ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं। अगर कुछ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल है, वो भी शेयर करूँगा इस चैनल पर। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को इसी तरह के और डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, एन्जॉय योर लाइफ एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।